हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सलीम शेख और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल एडेप्टिव लर्निंग पर। आज हम लोग हमारे सिलेबस का साइंस सेक्शन का जो सेकंड चैप्टर है फिजिक्स पार्ट का वर्क एंड एनर्जी, आज हम इसे स्टार्ट करते हैं और इसे थोड़ा और जानते हैं कि ये एग्जैक्टली कौन से वर्क के बारे में बात हो रही है और कौन से एनर्जी के बारे में बात। तो फिगर में आप देख सकते हो कि काफ़ी लोग कुछ काम कर रहे हैं, यस और नो। जैसे कि इस वक्त मैं भी एक काम कर रहा हूँ वो पढ़ाने का, पर ये जो काम है इसमें सिर्फ बोलना एक फिजिकल एक्टिविटी है। मैं बोल भी रहा हूँ, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ, बाकी मैं खड़े रह के आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ मेंटल एक्टिविटी भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फिजिकल कम बिट ऑफ मेंटल एक्टिविटी, ये दोनों काम हो के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वहाँ पर जो बच्ची पढ़ रही है, अब उसका जो पढ़ाई है नॉर्मली उसे हम कहेंगे कि भाई वो भी एक वर्क कर रही है, ये सही भी है, पर वो कौन सा वर्क कर रही है। जनरल में हम बोल देते हैं भाई वो भी एक वर्क कर रही है, लेकिन कौन सा वर्क है? वो वर्क है मेंटल वर्क। ठीक है, ये जो टीवी देख रही है कहीं ना कहीं वो भी एक वर्क कर रही है, और देखने के लिए थोड़ा सा मेंटल रिलेटेड वर्क ही, वो चीज़ का भी एग्जांपल मेंटल रिलेटेड वर्क में आ गया। एक आदमी सामान उठा रहा है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं कोई फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिक्स में हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करेंगे, हम फिजिकल वर्क की बात करेंगे। एक बात समझ में, इन फिजिक्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिजिकल वर्क। और कहीं पर भी वर्क अगर आ रहा है तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या समझेंगे, यहाँ पर जो बात हो रही है वो फिजिकल वर्क की बात की, मेंटल वर्क की। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के साथ। तो फिजिकल वर्क को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फिजिकल वर्क के बारे में कह सकते हैं कि वर्क इज सेट टू बी डन when a force is applied on the object and that force causes a displacement in an object। बराबर, कब कहेंगे वर्क हुआ है? वर्क हम कहेंगे तब होगा जब आप फोर्स अप्लाई करोगे या किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई होगा, और वो फोर्स अप्लाई होने के बाद उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट भी आना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट भी आना चाहिए, तब हम कहेंगे भाई कि कोई ना कोई वर्क हुआ है। एक बात समझ में? ऑल राइट। तो अगर आपको फाइंड करना है कि भाई कितना वर्क, कितना फिजिकल वर्क हुआ है, तो उसके लिए आपको सिर्फ दो क्वांटिटी लगती है। एक क्वांटिटी फोर्स कितना है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है उस फोर्स की वजह से। तो अगर आपको ये दो क्वांटिटी पता है कि भाई फोर्स कितना लगा है और फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, तो वर्क का पता आप लगा लोगे कि वर्क कितना हुआ है। ये बात भी जान लो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं इसके ऊपर थोड़ी देर बाद आऊँगा, बराबर, जब हम एक एग्जाम्पल करेंगे और उस एग्जाम्पल से हम इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे और इस फॉर्मूला के बारे में और भी कुछ हम एक्स्ट्रा जानेंगे। सही बात समझ में? तो वर्क, किसी ने पूछा भाई फिजिकल वर्क के लिए आपको कौन सी दो क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, तो आपको सिर्फ दो क्वांटिटी, एक फोर्स लगेगा और दूसरा क्या लगेगा? डिस्प्लेसमेंट। अगर आपके पास फोर्स है, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी है, तो आप वर्क का पता आराम से लगा लोगे। एक बात समझ में? आगे देखते हैं। ये फिगर ए में देखेंगे कि एक बच्ची है, वो पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी एक ऑब्जेक्ट को मूव करना चाह रही है, डिस्प्लेस करना चाह रही है। ठीक है, फिगर बी में देखेंगे। अच्छा, ऐसे पिक्चर्स हैं, ये आप अभी नहीं देखते हो, लेकिन हम उस ज़माने से हैं जिस ज़माने में हम खेलते भी ऐसे ही थे। जब गाड़ी नहीं आती थी तो उसके साथ इतना खेल लिया जाता था पहले दिन पर कि गाड़ी का सारे इंपॉर्टेंट पार्ट टूट जाते थे, तो बाद में हमारे पास कुछ बचता नहीं था, हम उसके आगे एक रस्सी बांधते थे और उसको रस्सी से खींचते थे। ऑल राइट, दूसरे थर्ड फिगर में देख सकते हैं कि एक कार एक दूसरे कार को टो कर रहा है। भाई बस में, तो ये जितने भी एग्जाम्पल है ये सब फिजिकल वर्क के एग्जाम्पल्स हैं। ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर ऑफ फिजिकल वर्क। और ये वाला मेरा खास एग्जाम्पल है, ये वाले एग्जाम्पल से मैं आपको वर्क का फॉर्मूला डिराइव करके देने वाला हूँ। ठीक है, तो लेट अस गो एंड फाइंड आउट फॉर्मूला फॉर वर्क।
तो आइए हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, जैसे फिगर ए में वो बच्ची ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रही है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगने की वजह से बिल्कुल फोर्स के डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट मूव किया, ये तो बात समझ में आता है। तब क्या होता है, वर्क हो जाता है एफ इंटू एस, जहाँ पर एफ फोर्स है और एस डिस्प्लेसमेंट है। ये होता है वर्क का डेफिनेशन। अब मैं आपको एक केस बताता हूँ, ठीक है। अब मान लेते हैं ये केस है, ऑलराइट। इसके अंदर ये दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर एक बेटर एग्जांपल है, ठीक है। अब ये एक पाउच है, इसका एक रनर है, ये रनर होता है जो हम ओपन और ये करते हैं। अब इसमें मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसको पकड़ के अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो भी ये बंद होगा, दिख रहा है, या इसको पकड़ के मैं इसको ओपन करूँ तो भी ये ओपन होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं डायरेक्शन ऐसे जा रहा है। खोलने के लिए जब फोर्स लगा रहा हूँ, डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, लेकिन रनर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल ऐसा है। अब समझाता हूँ आपको। ये रनर था, रनर ऐसे जा रहा था, और जब मैं उसे ओपन करता था फोर्स कुछ ऐसा लगा रहा था मैं, फोर्स यहाँ पर था और रनर का डिस्प्लेसमेंट ये साइड ऐसे हो रहा था आराम से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स हम लगा रहे थे ना, उस फोर्स का कोई ना कोई पार्ट यहां पर एक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट रनर का हो रहा था। फोर्स का कोई ना कोई दूसरा कंपोनेंट बोलते हैं इस चीज को हम लोग, ठीक है। तो फोर्स का कोई ना कोई कंपोनेंट एक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल था, ठीक है। तो थोड़ा बात करते हैं इस पे। जैसे ये केस में ये रस्सी हो गया, तो इस साइड में ये फोर्स लगेगा, लेकिन ये गाड़ी चल कैसे रहा है, चल ऐसे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये पूरा फोर्स है जो ये बच्ची रस्सी पर लगा रही है, तो ये फोर्स का एक पार्ट तो क्या होगा, F1, क्या लेते हैं F1, वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जिसके वजह से इसमें क्या है, मोशन है, या इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, S। क्या है बात समझ में आपको। अब इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए एक केस को डिफाइन करते हैं। अब ये केस में एक ब्लॉक पड़ा है, इस ब्लॉक पर हम लगा देते हैं फोर्स। ये लगा दिया हमने एक फोर्स F, तो ये ब्लॉक को टाई कर दिया एक रस्सी से और लगा दिया फोर्स। तो इस डायरेक्शन में मैं लगा रहा हूं फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है, जब मैं उसको ड्रॉ करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आराम से इस डायरेक्शन में। अरे बात समझ में। तो मैं क्या कहूंगा कि फोर्स तो इस तरह लग रहा है, फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, बट डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में हो रहा है। तो मैं क्या कंक्लूड करता हूं, मैं ये कंक्लूड करता हूं कि भाई ये फोर्स का कोई ना कोई एक पार्ट, यानी कौन, F1, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ऐसा है। तो फोर्स का कंपोनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोनेंट। अ फोर्स कंपोनेंट इज एक्टिंग ड्यू टू विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज इन द डायरेक्शन ऑफ F1। तो इसके हिसाब से जो हमने वर्क का डेफिनेशन पढ़ा, वर्क का डेफिनेशन क्या होता है, वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये केस के हिसाब से यहां से वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा F1, क्योंकि F1 लग रहा है ये डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं S है, तो ये F1S हो गया। ये भूलना मत, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो वर्क क्या हो गया, वर्क डन, F1S हो गया ये वाले केस में, ये हो गया हमारा वर्क डन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन बना लेता हूं।
यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर बना लिया, ऑलराइट। इसको मैं नाम दे देता हूँ। अब मैथ्स का जो ज्योमेट्री है ना, उसका कुछ पार्ट लगेगा। आप आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हो, तो ये थोड़ा सा मैं पार्ट अभी बता देता हूँ एक इंट्रोडक्शन के लिए जो यहाँ पर लग रहा है, बराबर। तो उसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, खाली थोड़ा सा आप चीज़ों को एज्यूम कर लो और जान लो क्या है। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC, और ये वाले पॉइंट को मैं टीटा ले लूँ, टीटा, जैसे ABCD है वैसे टीटा भी एक अल्फ़ाबेट है, बस इंडियन अल्फ़ाबेट नहीं है, बराबर, वो बाहर का अल्फ़ाबेट है, तो इसको मैंने टीटा ले लिया। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि कॉस टीटा, साइन टीटा, हमें मतलब सिर्फ कॉस टीटा से। तो कॉस टीटा जो होता है ना, उसका डेफिनेशन है कि वो एडजेसेंट साइड ऑफ टीटा अपॉन हाइपोटेनियस साइड ऑफ ट्रायंगल, उसका ये डेफिनेशन है। कॉस टीटा क्या होता है? टीटा का एडजेसेंट साइड कौन है और ट्रायंगल का हाइपोटेनियस साइड कौन है, ये उसका डेफिनेशन है। किसका? कॉस टीटा का, डेफिनेशन ऑफ कॉस टीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रायंगल में जाएंगे और ये ट्रायंगल के अंदर टीटा का ये हो गया, ये वाला साइड कौन सा हो गया, ये ऑपोजिट साइड हो गया, ये ऑपोजिट साइड है, टीटा के सामने वाला ना ऑपोजिट साइड हो गया। ये 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, तो मालूम है आपको, 90 के सामने वाला साइड ये 90 डिग्री है ना बी, तो बी के सामने वाला साइड कौन है? AC, तो हमेशा क्या होगा? हाइपोटेन्यूस होगा। और बचा हुआ जो है ना वो होगा तुम्हारा एडजेसेंट, तो बचा कौन है? BC, कई बार हम लोग बेस भी बोलते हैं, बेस, तो एडजेसेंट। ठीक है, ये मिल गया। ऑपोजिट कौन है? ये हमारा ऑपोजिट साइड है टीटा का, ये एडजेसेंट साइड है और ये हाइपोटेन्यूस साइड है। अभी टीटा के साथ साथ एडजेसेंट बदल जाता है और ऑपोजिट बदल जाता है। जैसे अगर ए को टीटा ले लिया तो ऑपोजिट BC हो जाएगा और AB एडजेसेंट हो जाएगा। अभी C टीटा है तो इस केस में AB ऑपोजिट है और BC एडजेसेंट है। ये बात समझ गए आप लोग? तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि भाई कॉस टीटा कुछ भी और नहीं बल्कि वो है BC अपॉन AC, इट इज BC अपॉन AC अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉस टीटा। डेफिनेशन ऑफ कॉस टीटा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये मान लेते हैं कि भाई ये फोर्स था, ओरिजिनल फोर्स, ये वाला डायरेक्शन जो है वो ओरिजिनल फोर्स का डायरेक्शन है और ये वाला उसके कंपोनेंट F1 का डायरेक्शन है। तो भाई इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को मैंने टीटा मान लिया। इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, उसको मैंने टीटा मान लिया। ऑलराइट, अब यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ कॉस टीटा को। तो ये ट्रायंगल के अंदर जब आप कॉस टीटा अप्लाई करोगे तो आप एक बात जान लो, और ये वाला जो पार्ट है, बराबर, यहाँ पर क्या लग रहा है? फोर्स F, तो ये वाला F का पार्ट है और ये वाला कौन सा पार्ट है? ये F1 का पार्ट है। तो ये F1 का पार्ट है और ये F का पार्ट है। ठीक है, ये जो आपका हाइपोटेनियस है और ये जो आपका है ये एडजेसेंट साइड है और ये आपका ऑपोजिट है। तो आपके सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ, उसको लिखना नहीं होता है। तो अब बताओ कॉस टीटा क्या होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉस टीटा। कॉस टीटा के डेफिनेशन के हिसाब से कॉस टीटा होता है, ये ट्रायंगल के अंदर होता है क्या? पहले एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। कॉस टीटा क्या हो जाएगा? ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड कौन है? ये ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड ये वाला है ना, ये देखो ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन एडजेसेंट साइड पे कौन एक्ट कर रहा है? तो एडजेसेंट साइड पर एक्ट कर रहा है F1, तो पूरा का पार्ट कौन होगा? F1 का। ओके, हाइपोटेनियस साइड पर कौन है? तो हाइपोटेनियस साइड ये वाला पार्ट है, जो पूरा पार्ट है ना, ये हाइपोटेनियस है, ट्रायंगल का हाइपोटेनियस पार्ट। हाइपोटेनियस पे कौन एक्ट कर रहा है? तो उधर एक्ट कर रहा है F। कौन एक्ट कर रहा है? तो F एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे? यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर F1 जो है ना वो हो जाएगा F cos थीटा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, F1 क्या हो गया भाई? F cos थीटा हो गया। अब हम क्या करते हैं? हम करते हैं सब्सटीट्यूट।
तो मैं 2 बोल देता हूँ और लिखता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। हम 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते, तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के हिसाब से W क्या है, F1 इंटू एस, यही हमारा 1 है। अब इसके अंदर हम लोग 2 के वैल्यू को पुट करने वाले हैं, देयरफॉर W क्या हो जाएगा, F1 कौन है, F cos थीटा इंटू एस, देयरफॉर W क्या हो गया, Fs cos थीटा, Fs F फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये कौन है क्या, cos थीटा। ये हो जाएगा हमारा वर्क डन का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, पर जनरल जो फॉर्मूला है मतलब वो एक स्पेशल केस का फॉर्मूला है। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज अ स्पेशल केस फॉर्मूला, ईच एंड एवरी केस वी आर गोइंग टू डिस्कस, बट W इक्वल्स टू Fs cos थीटा इज जनरल फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला से हम सारे कंडीशन, सारे केसेस के फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, Fs cos थीटा। अब दो चीज़ और बता दूं मैं आपको, cos थीटा का वैल्यू भी होता है। आप कहोगे कि सर रुक ही नहीं रहे, cos थीटा क्या है, घबराने की बात नहीं है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री करोगे ना तो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। आई जस्ट डोंट वांट टू पुट टू मच, मतलब ये पूरे वर्क एंड एनर्जी में बहुत कुछ करना है हमें, तो सिर्फ cos थीटा के लिए मुझे बहुत टाइम नहीं देना है, तो ये कुछ अभी फिलहाल के लिए आप चीज़ों को बाहर कर लो। तो cos थीटा एक एंगल होता है, तो cos का 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, cos का 0 डिग्री का वैल्यू है 1, और cos का 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो 90 डिग्री का वैल्यू है 0। ये सिर्फ याद रख लो, cos का 0 डिग्री का वैल्यू है 1 और cos का 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, ये बातें सिर्फ याद रख लो क्योंकि ये बहुत काम आएंगे। ओके, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैंने ये ब्लॉक पर फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, तो ये फोर्स का डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। इसी एंगल पर तो फोर्स नहीं लगाया ना, तो फोर्स का कंपोनेंट नहीं आएगा। तो ब्लॉक पर अगर यही फोर्स लगाया हूं तो डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है। तो जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, तो देखो बेटा, ये वाला जो फोर्स है ना, ये वाला दिख रहा है, ये आके F1 को ओवरलैप कर जाएगा। तो जब ये F1 की तरफ, ये वाला लाइन जो है आपका, ये जब F1 की तरफ बढ़ेगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू लगेगा कम होने, थीटा का वैल्यू लगेगा कम होने कम होने कम होने, और फाइनली जब ये F1 पर आके ओवरलैप कर जाएगा तो थीटा क्या हो गया, 0। थीटा 0, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन, थीटा का वैल्यू क्या हो गया, थीटा 0 हो गया, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 0, तो ये W क्या है, Fs cos थीटा, दैट इज Fs cos 0, और cos 0 क्या होता है, व्हाट इज cos 0, cos 0 इज 1, ये क्या हो जाएगा, Fs। ये केस है W इक्वल्स टू Fs। तो जब हम फॉर्मूला बोलते हैं W इज इक्वल टू Fs, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज़ है, जो आपका फोर्स है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में, कोई भी कंपोनेंट नहीं है, देयर इज नो कंपोनेंट। और एक और चीज़ है, जब W इक्वल्स टू Fs यूज करते हो तो थीटा का वैल्यू क्या है, 0, थीटा का वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, और cos थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये मैंने आपका स्पेशल केस डिराइव कर दिया। ठीक है, आगे थोड़ा और बात कर लेते हैं। अगर W इक्वल्स टू Fs ले लिया, Fs cos थीटा, और इस टाइम ये जो एंगल है, ये थीटा अगर 90 डिग्री हो गया, थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो W क्या हो जाएगा, Fs cos 90। तो W क्या हो जाएगा, cos 90 क्या होता है, cos 90 0 होता है, तो वर्क कितना हो गया, 0, वर्क डन कितना हो गया, 0। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। जब थीटा 90 हो, cos थीटा 90 डिग्री हो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। और इसी का कारण है कि जितने भी सैटेलाइट्स है उनके ऊपर जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ये रेडियस हो गया अर्थ का, ये रेडियस और ये उनका डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इधर लग रहा है ऐसे डायरेक्शन में और ये उनका डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। सो वर्क डन ऑन अ सैटेलाइट
बराबर, जीरो। वर्क डन ऑन अ सैटेलाइट इज जीरो। क्यों? क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन जो है, और ये फोर्स हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, 90 डिग्री पर। तो बात वही हो गया, अगर फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन इज जीरो। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तो वर्क डन जीरो। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन क्या होगा, एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैं और अगर जनरल केस है तो जनरल केस का फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया। जनरल केस का फॉर्मूला ये बन गया। अभी कॉस का बहुत सारे वैल्यूज है, मैंने कितना वैल्यूज लिया, मैंने जो वैल्यूज लिया वो सिर्फ दो वैल्यू लिया, एक जीरो के लिए और एक किसके लिए, 90 के लिए। मैं आपको साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू सब ले लेता हूँ। तो ये साइन ये लगेंगे हमको, और ये कॉस, और ये टीटा। जब टीटा जीरो होगा, जब टीटा 30 डिग्री होगा, जब टीटा 45 डिग्री होगा, जब टीटा 60 डिग्री होगा, और जब टीटा 90 डिग्री होगा। तो इतना वैल्यूज थोड़ा हम लोग रख लेते हैं, कॉस और साइन के लिए थोड़ा काम आएगा। ये सिर्फ आप वैल्यू जान के रखो, तो ये बाय हार्ट भी करोगे तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। ये जो है ये आपका जीरो है, ये आपका हाफ है, ये आपका 1/√2 होता है, ये आपका √3/2 होता है, और ये आपका 1 होता है। वैल्यूज याद रखो, यानी साइन 91 है, ऐसा होगा। अच्छा, कॉस जो है ना, कॉस और साइन में पूरा उल्टा, जैसे ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 उधर चले जाएगा, ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, ये हाफ उधर चले जाएगा, और ये 1/√2 एज इट। ये कॉस और साइन का वैल्यू याद रखो, ठीक है। तो किसी ने अगर सम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको ये सम आ गया कि भाई एक ब्लॉक पर काम हो रहा है, और फोर्स का कंपोनेंट F1 और फोर्स के बीच में एंगल है टीटा, एंगल है टीटा, और वो कितने डिग्री पर है, टीटा है 30 डिग्री पर। तो बताओ वर्क कितना होगा, कितना वर्क होगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क होगा Fs cos टीटा, Fs cos 30, Fs और cos 30 क्या होता है, cos 30 क्या होता है, cos 30 √3/2, √3/2। तो ये आंसर आएगा √3/2 इंटू एफ इंटू एस। तो जो भी f का वैल्यू और s का वैल्यू होगा वो मल्टीप्लाई कर दो √3/2 से, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सम्स आते हैं। अब एक केस और लेते हैं, ठीक है। अब किसी ने बोला कि फोर्स और उसके कंपोनेंट का बीच का एंगल 60 डिग्री है। फोर्स और उसके कंपोनेंट के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन वही होगा Fs cos टीटा। ये जनरल फॉर्मूला आपका, एकदम जनरल फॉर्मूला है। तो F इंटू एस और cos टीटा यानी cos 60 डिग्री, तो F इंटू एस और cos 60 का वैल्यू देख लो कहाँ है, तो cos 60 डिग्री इज हाफ इंटू हाफ, यानी क्या हो गया Fs/2। तो ये हो जाएगा वर्क डन, ठीक है। और अगर फोर्स और फोर्स के कंपोनेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क डन क्या हो जाएगा। तो एक केस कहते हैं भाई कि अगर एक कुली है और अपने सर के ऊपर एक लोड रख के खड़ा है, एक कुली है और अपने सर के ऊपर एक लोड रख के खड़ा है, तो भाई वो कितना वर्क कर रहा है, एक लोड रखा है और खड़ा है, वर्क कितना कर रहा है। तो ये केस को बात बराबर समझो आप। अभी वो कुली है, उसका जो फोर्स है सर के ऊपर रखा है ना, सर के ऊपर, तो फोर्स इस डायरेक्शन में नीचे है, ठीक है। और खड़ा है, खड़ा होकर थोड़ा चला अगर, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो कूली तो वर्क कर रहा है, देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 90 डिग्री, टीटा हो गया 90 डिग्री। तो कूली तो काम कर रहा है बराबर, लेकिन कितना वर्क जो है, अगर ये वर्क हम कैलकुलेट करने जाएंगे, बराबर, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द लोड, अगर ये मुझे फाइंड करना है, कूली का तो काम कर रहा है भाई, उसका तो एनर्जी वेस्ट होने वाला है। तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन दैट लोड, ये लोड के ऊपर क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस टीटा, और ये क्या हो जाएगा cos 90, Fs cos 90 क्या हो गया, जीरो। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द लोड इज जीरो। नीचे नहीं आ रहा ना, कुली ने सर पे रखा है ना, अगर वर्क होता तो नीचे आता हो, वर्क हुआ ही नहीं है,
समझ में आ रहा है? तो किसने ग्रेविटी, कूली नहीं, कूली काम कर रहा है, कूली इज अप्लाइंग अ वर्क, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, ऑलराइट। तो अब हमारे टेक्स्ट बुक में आ जाते हैं और यहाँ पर हमने जो अभी पढ़ा उसको थोड़ा अप्लाई कर लेते हैं कि हम क्या कंक्लूड कर देंगे। तो अगर थीटा 0 है तो कॉस थीटा 1 होता है, तो एफ एस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, W इंटू एस, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, और जो वर्क है हमारा वर्क डन होगा पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। इसमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर एंड वर्क डन जो है वो 0 है, वर्क डन क्या है, 0। अच्छा, ये वाला केस मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। तो ये वाले केस में जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कौन कौन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इधर फोर्स लगा रहा है और उसके ऑपोजिट साइड पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स ये साइड लग रहा है, ऑपोजिट साइड पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कौन सा केस होगा, कौन सा केस होगा, तो ये देखो, ये यहां पर है, मैं इसको क्या कर रहा हूं, ये दिख रहा है, आई एम रेजिंग दिस, तो आई एम डूइंग अ पॉजिटिव वर्क, क्योंकि मैं फोर्स भी इधर लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट भी उधर हो रहा है। लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या कर रहा है, देखो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फोर्स इसके ऊपर नीचे लग रहा है, पर इसका डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, समझो बात को। जब मैं इसको रेज कर रहा हूं तो मैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव वर्क कर रहा हूं, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी का क्या है, यहां पर ये पेन था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से नीचे खींच रहा था, पर मैं उसे ऊपर लेके जा रहा था। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये फोर्स हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये फोर्स हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री हो गया, और cos 180 जो है बताया नहीं मैं आपको, -1 होता है, cos 180 क्या होता है, -1। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा इसके हिसाब से W इक्वल्स टू एफ एस कॉस ऑफ 180, दैट इज एफ एस -1, cos 180 क्या होता है, -1, दैट इज माइनस एफ एस। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेगेटिव नाउ। तो जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये बात बहुत अच्छे से याद रखो, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वर्क डन इज नेगेटिव, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, वर्क डन इज पॉजिटिव, एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वर्क डन इज 0, ठीक है। अब थोड़ा हम बात कर लेंगे यूनिट ऑफ वर्क की और कुछ आगे की चीज़ों की। तो यूनिट ऑफ वर्क जो है वो क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर है। अब वर्क का यूनिट फाइंड करने के लिए मुझे फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले फोर्स का यूनिट। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। ये एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एसआई यूनिट। तो वर्क डन का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन कैपिटल एन मीटर, न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ वर्क डन। अच्छा, इसके बारे में सबसे पहले बताया किसने था, जूल्स ने। तो जूल के नाम पर रख दिया गया क्या, न्यूटन मीटर। तो वर्क डन का यूनिट अब नया क्या होगा, जूल। वर्क डन का यूनिट क्या होगा, अब जूल होगा, ठीक है। और किसी ने पूछा भाई 1 जूल कितना, तो 1 जूल 1 न्यूटन मीटर। हाउ मच इज 1 जूल, 1 जूल इज 1 न्यूटन मीटर। ये बात भी याद रखो। तो वर्क का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर याद रखो, क्या 1 जूल याद रखो, बात हो गया खत्म, ठीक है। अब हम इसके सीजीएस यूनिट पे आ जाते हैं, वर्क का सीजीएस यूनिट, बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज। तो सीजीएस यूनिट में क्या होगा, वर्क का सीजीएस यूनिट न्यूटन, वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है, DYNE, और डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है। तो वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होगा, डाइन सेंटीमीटर, ये सीजीएस यूनिट हो गया। और ये डाइन सेंटीमीटर को ही हम बोलते हैं अर्ज, ERG, अर्ज। तो ये अर्ज का CGS यूनिट हो गया, और ये इसका SI यूनिट हो गया वर्क का। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, एक टेबल बना के बराबर से इसको लिख लेने का। वर्क का SI यूनिट जूल या न्यूटन मीटर, CGS यूनिट डाइन सेंटीमीटर और अर्ज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई आप रिलेशन लेके आओ, 1 जूल इज इक्वल टू
हाउ मेनी अर्ज, जूल और अर्ज के बीच में एक रिलेशन बनाओ। तो हम ऐसा कहते हैं कि भाई 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ये चीज़ हमें पता है। अब कुछ वैल्यू मैं आपको बता दूं कि 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन होता है, और 1 मीटर जो है वो 10⁵2, मतलब 1 न्यूटन इज 1 लाख डाइन और 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। ये सिर्फ सिंपल वर्ड्स में। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये 1 जूल की जगह 1 जूल, 1 न्यूटन की जगह आ गया 10⁵ डाइन, और 1 मीटर की जगह आ गया 10⁵2, दैट इज 100 सेंटीमीटर। अब यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसिस, एक 10 टू द पावर 5 है और एक 10 टू द पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 7, और डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर। ये डाइन सेंटीमीटर क्या होता है, डाइन सेंटीमीटर ही अर्ज होता है, तो ये हो जाएगा 10⁵7 अर्ज, और ये आ जाएगा 1 जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵7 अर्ज। ये कन्वर्जन करने के आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 2 नंबर। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। कब कहेंगे वर्क पॉजिटिव है, कब कहेंगे वर्क नेगेटिव है, और कब कहेंगे वर्क जीरो है। ठीक है, तो एंगल के हिसाब से बता दूं, तो एंगल के हिसाब से पहले सुन लो। एंगल जब कंपोनेंट के बीच में एंगल जब 0 होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा, एंगल जब 180 होगा तो वर्क नेगेटिव होगा, और एंगल जब 90 होगा तो वर्क 0 होगा। तो इन टर्म्स ऑफ एंगल, तो पॉजिटिव वर्क जब होता है तो एंगल क्या होता है, कंपोनेंट के बीच में एंगल 0 होता है। नेगेटिव के लिए एंगल क्या होता है, 180 डिग्री, और 0 के लिए एंगल क्या होता है 90 डिग्री। ये सब कंपोनेंट के बीच में, फोर्स के जो कंपोनेंट है ना उनके बीच में एंगल्स, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक्चुअल डेफिनेशन में आ जाते हैं पॉजिटिव वर्क। तो हम कहेंगे भाई वर्क पॉजिटिव तब होगा जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इन सेम डायरेक्शन। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है सेम डायरेक्शन में, वर्क है पॉजिटिव। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क है नेगेटिव। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वर्क डन इज 0। तो ये 3 डेफिनेशन आपको, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। और साथ ही साथ मैंने एक्स्ट्रा आपको एंगल भी बता दिया कि किस एंगल पर इनका वैल्यू क्या क्या होगा। तो बहुत वर्क कर लिया, और इंसान जब वर्क करता है तो बहुत थक जाता है। थकने के बाद इंसान को ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। अब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ थोड़ा। एनर्जी क्या है, एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी बॉडी का जो कैपेसिटी है काम करने का, उसको हम कहेंगे क्या, एनर्जी। तो भैया देयर इज वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। इनफैक्ट इनका तो यूनिट भी सेम है, इनके जो यूनिट्स हैं वो भी सेम है। एक बात समझ में, तो देयर इज अ वेरी, दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। एनर्जी के 2 पार्ट हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैंने बॉडी को कहीं पर प्लेस कर दिया, ये प्लेस्ड है बॉडी, तो इस बॉडी के अंदर जो इसके पोजीशन की वजह से एनर्जी है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। बड़े बड़े डैम्स में जो वाटर एक हाइट पर स्टोर होता है, उस वाटर के अंदर एक ही एनर्जी होता है, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। और जब डैम खुल जाता है तो वो सारे के सारे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी यानी रनिंग। तो काइनेटिक एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जो बॉडी में उसके वेलोसिटी की वजह से आता है। ठीक है, तो हम लोगों को अब इस सिलेबस में दोनों ही एनर्जी का डेरिवेशन निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पर है। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मान लिया, एक ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पर है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, एक ऑब्जेक्ट है वो है रेस्ट पर, जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो एक चीज मालूम पड़ गया तुमको, क्या उसका यू क्या होगा, 0 होगा। इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया, एफ लगाया। ये फोर्स लगने के बाद बॉडी के अंदर एक डिस्प्लेसमेंट आया, यानी कौन आया, एस आया। और कुछ टाइम टी के बाद ये बॉडी लगता है एसिलरेट करने, क्या करने, एसिलरेट करने, यानी ए आया। ठीक है, और इस
जो एक्सेलरेशन के दौरान इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो v होगी, बॉडी की फाइनल वेलोसिटी होगी वो v होगी। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही वर्क डन है। अब चल के हम दो क्वांटिटी को फाइंड करते हैं। फर्स्ट, फोर्स क्या होता है, तो फोर्स होता है मा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताया क्या है, फोर्स क्या होता है मा। दूसरा, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन ये कहता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, करेक्ट है। तो यहां से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s, करेक्ट, यस और नो। इनिशियल वेलोसिटी, ये जो केस था उसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो ये क्या आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s। थर्ड इक्वेशन से मालूम पड़ा। और इस केस में u क्या लिया हमने, 0 लिया है, बॉडी रेस्ट पर था, तो s क्या हो गया v स्क्वायर अपॉन 2a। अब मैं ये दोनों ही वैल्यू को, कौन कौन से वैल्यू को, फोर्स इक्वल्स टू मा और s इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 2a, इन दोनों ही वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूं। इक्वेशन 1 क्या है, w इक्वल्स टू f इंटू s, यही है मेरा इक्वेशन 1। देखो w इक्वल्स टू f क्या है ma, s क्या है v स्क्वायर अपॉन 2a, आ गया समझ में। तो a क्या हो गया कैंसिल, w क्या हो गया, ये 2 जो नीचे है उसको 1 के साथ बाहर ले लिया, हाफ m v स्क्वायर। दिस इज वर्क डन। अच्छा, जब बॉडी में वर्क डन होता है ना, तो बॉडी एक मोशन में आता है। वर्क डन, बॉडी किस में आता है, मोशन। whenever you do a work, whenever you apply a force on the body, that body will go into motion, and the energy that body will possess due to the motion is nothing but which energy, kinetic energy। ये वर्क डन का क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m। कभी कभी सम टाइम हम लोग वर्क को फाइंड करने के लिए, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया होता है ना, तो वर्क को फाइंड करने के लिए ये रिलेशन भी यूज करते हैं। कब, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया होता है, वर्क को हम इस रिलेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों एक ही बात है, वर्क हो या एनर्जी हो, दोनों बात। तो ये हमने डिराइव कर लिया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये बड़ा सिंपल लगा होगा तरीका डिराइव करने का। रेफरेंस बुक में और जो हमारे रेफरेंस बुक और जो हमारा टेक्स्ट बुक है उसमें थोड़ा लॉन्ग, वेरी वेरी लॉन्ग दे हैव गिवन अस, बट आई हैव मेड इट क्वाइट शॉर्ट सो दैट यू विल, ओके। लेट अस गो एंड अंडरस्टैंड potential energy, derivation for potential energy। Okay, so derivation for potential energy, expression for potential energy। Now we all know that work is F into S as long as force and displacement are in same direction। तो ये तो हमें पता ही है। अब आप जानो कि फोर्स क्या होगा। फोर्स क्या होता है, फोर्स सिर्फ ma नहीं होता है, फोर्स mg भी होता है। जब ग्रेविटी इन्वॉल्व हो तो फोर्स mg हो जाता है। तो फोर्स हो गया ये mg, ये मैं अग्री कर लिया। ये बॉडी है, इसका मास m है और यहाँ पर रखा है, ग्रेविटी इसको कौन से फोर्स से नीचे खींच रहा है, mg, ये कहने का मतलब है। ओके, s क्या हो गया, s हाइट हो गया। देख लो, ये जो ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m, ये ग्राउंड से कितने हाइट पर स्टोर्ड है, सिचुएटेड है हाइट h पर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, हाइट h हो गया। तो अब इन दोनों बातों को, ये इसको 1, इसको 2 ले लूँ, इसको 3 ले लूँ, तो 2 और 3 को अगर मैंने 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो वर्क क्या होगा, F इंटू एस। F क्या है mg और S क्या है h है, ये क्या गया mgh, ये वर्क हो गया mgh। बट ये कितना वर्क, बराबर है, ये कितना एनर्जी देगा, तो ये होगा अपना पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, बराबर। ग्रेविटी की वजह से तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बट वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल, इट जस्ट स्टडिंग जनरल पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो जाएगा इन जनरल mg, ठीक है।